नमस्कार यूपीएससी एस्पिरेंट्स। चलिए दी एक्सप्लेनर के साथ शुरू करते हैं यूएनएफसीसी का एक रैपिड फायर रिवीजन। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो हर डिटेल पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 5 की एरियाज को देखेंगे। सबसे पहले यूएनएफसीसीसी आखिर है क्या, फिर हम समझेंगे इसके पीछे के सिद्धांत, मतलब कोर प्रिंसिपल्स। उसके बाद ये काम कैसे करता है, इसके सबसे बड़े अग्रीमेंट्स कौन से हैं, और हाँ, सबसे आखिर में इसमें भारत की क्या भूमिका है। ठीक है, तो पहला सेक्शन, व्हाट इज द यूएनएफसीसीसी। यहां से हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की एकदम बुनियाद से, मतलब फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं। तो यूएनएफसीसी, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दुनिया की सबसे अहम और सबसे बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और इसका लक्ष्य एक ही लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य है, जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। अच्छा, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1992 में रियो अर्थ समिट में, जहां इसे अपनाया गया और फिर 1994 में ये लागू हो गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एक ऐसे लेवल पर लाकर रोकना जिससे 3 चीजें एक साथ हो सकें। पहला, हमारे इकोसिस्टम्स बदलते माहौल में खुद को ढाल सकें। दूसरा, हमारी फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। और तीसरा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे। ये ट्रिपल गोल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं। हमारे दूसरे सेक्शन में कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये वो सिद्धांत हैं जो हर क्लाइमेट नेगोशिएशन को दिशा दिखाते हैं। और इन सिद्धांतों में जो सबसे जरूरी है वो है CBDRRC। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। आप कह सकते हैं कि ये यूएनएफसीसी की आत्मा है। तो ये CBDRC आखिर है क्या? चलिए इसे 2 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ना हम सबकी, यानी दुनिया के हर देश की साझी जिम्मेदारी है। लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि इस लड़ाई में लीडरशिप डेवलप्ड कंट्रीज को लेनी होगी। अब सवाल है क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। एक, एमिशंस के लिए उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऐतिहासिक जिम्मेदारी ज्यादा है, और दूसरा, उनके पास इससे निपटने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज भी हैं। अब जब हमने सिद्धांत समझ लिए तो देखते हैं कि ये पूरी मशीन चलती कैसे है। हमारा अगला सेक्शन है हाउ द यूएनएफसीसीसी वर्क्स। इसके ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है कॉप, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो हर साल मिलती है और सारे बड़े फैसले लेती है। इसे आप दुनिया की क्लाइमेट पार्लियामेंट समझ सकते हैं। दूसरा है सेक्रेटेरिएट, जो बॉन जर्मनी में है, और ये एक सिविल सर्विस की तरह टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट देता है। और तीसरा है रिपोर्टिंग सिस्टम, जहां सभी देश अपने एमिशंस और एक्शंस पर रिपोर्ट्स देते हैं ताकि सब कुछ पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट रहे। देखिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए सिर्फ बातें नहीं, पैसा भी चाहिए, है ना? और यहीं पे आता है यूएनएफसीसी का फाइनेंशियल मैकेनिज्म, जो इस पूरी मशीनरी का फ्यूल है और एग्जाम के लिए भी एक हॉट टॉपिक है। यहाँ 4 की फंड्स को समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट बैंक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GAF एक वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह है जो नए प्रोजेक्ट्स के लिए सीड मनी देता है। एडेप्टेशन फंड एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है जो देशों को क्लाइमेट चेंज के असर से बचने की तैयारी में मदद करता है। और जो नया फंड फॉर लॉस एंड डैमेज है, वो एक इमरजेंसी रूम की तरह है जो क्लाइमेट डिजास्टर्स होने के बाद रिकवरी में मदद करता है। अब हम यूएनएफसीसी की जर्नी के कुछ सबसे बड़े पड़ावों पर नजर डालते हैं। सेक्शन 4, की अग्रीमेंट्स एंड रिव्यूज। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1992 में नींव रखी गई, 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल जो पहला रूल बुक था, 2015 में हुआ पेरिस एग्रीमेंट जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ, और 2023 में पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक हुआ जो कि हमारा पहला ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड था। तो ये ग्लोबल स्टॉकटेक या GST क्या चीज़ है? इसे आप हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट एफर्ट्स का एक मेडिकल चेकअप समझ सकते हैं जो हर 5 साल में होता है। ये हमें बताता है कि हम अपने गोल्स को पूरा करने में कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें आगे और क्या करने की ज़रूरत है। अगला चेकअप यानी दूसरा GST 2028 में होगा। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत को देखते हैं। हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, इंडिया एंड द यूएनएफसीसी। भारत एशिया पैसिफिक स्टेट्स ग्रुप का हिस्सा है। इसने 2002 में नई दिल्ली में COP8 को होस्ट भी किया था। भारत हमेशा से ही नेगोशिएशंस में एक बहुत एक्टिव वॉइस रहा है जो इक्विटी और CBDRC जैसे सिद्धांतों की वकालत करता आया है। अब बात करते हैं भारत के क्लाइमेट एक्शन प्लान की, इसके अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs की।
ये वो टारगेट्स हैं जिन्हें भारत ने 2035 के लिए सेट किया है। ये फिगर्स आपके एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। पहला लक्ष्य 2035 तक भारत की कुल बिजली बनाने की जो कैपेसिटी है उसका 60% नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगा, मतलब सोलर और विंड एनर्जी जैसे स्रोतों से। दूसरा लक्ष्य अपनी जीडीपी की एमिशंस इंटेंसिटी में 47% की कमी लाना। इसका सीधा सा मतलब है जीडीपी का हर 1 रुपया कमाने में पहले से कम पॉल्यूशन करना। और तीसरा लक्ष्य और ज्यादा पेड़ लगाकर 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर का कार्बन सिंक तैयार करना, मतलब एटमॉस्फेयर से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेना। तो ये था UNFCCC पर हमारा क्विक रिवीजन। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल। 2028 में दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक होना है। इसे देखते हुए आपको क्या लगता है कि ग्लोबल क्लाइमेट एम्बिशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।